अक्सर एथिस्ट लोगों की तरफ से ये सवाल पूछा जाता है कि आखिरकार खुदा को किसने बनाया, खुदा एग्जिस्टेंस में कैसे आया। और यही सवाल कई सारे मुसलमानों के जहन में भी आता है, जो कभी कभी हमारे ईमान को कमजोर कर देता है। लेकिन अगर इसका जवाब पता चल जाए तो हमारा ईमान उतना ही मजबूत हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसी सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहले तो आप ये कंसेप्ट क्लियर कर लें कि खुदा कहीं से नहीं आया है, खुदा पहले से ही मौजूद था। आइए अब इसे मैथमेटिकली साबित करते हैं। ये बात याद रखें कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ एस्टेब्लिश हो चुके हैं, जो वजूद में आ चुके हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता। जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ यह है कि 2 + 2 = 4 है, और अगर कोई इसे 5 या 3 बनाने की कोशिश करे तो ये मुमकिन नहीं है। और इसी तरीके से ये चीज भी स्टैब्लिश हो चुकी है, ये कायनात हमेशा से मौजूद नहीं थी। पिछली कुछ सदियों में 17वीं और 18वीं शताब्दी में ये माना जाता था कि ये पूरी कायनात हमेशा से थी और ऐसे ही चल रही है। लेकिन वक्त के साथ साथ ये नजरिया भी मर गया। हम जिस जमाने में जी रहे हैं वो जमाना बिग बैंग थ्योरी का है। जब हबल ने अपने टेलीस्कोप के जरिए देखा तो उन्होंने बताया कि ये जो आसमान में जितने भी सितारे मौजूद हैं, जितने भी प्लैनेट्स, जो भी गैलेक्सीज हैं, वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और उसके लिए उन्होंने स्पेक्ट्रम को ड्रॉ किया। इसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं और अगर वक्त में पीछे जाया जाए तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये सारी चीजें एक जगह से शुरू हुई थी। यानी कि आप इसे इस तरह से देख सकते हैं कि अगर आपने अपने हाथ में कुछ गेंदें पकड़ी हुई हैं और आप उन्हें फेंकते हैं तो ये गेंदें एक दूसरे से अलग जाएंगी। और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जहाँ से ये सारी गेंदें शुरू हुई थी। अगर हम वक्त में पीछे जाएं और ऐसी जगह पर पहुंच जाएं जहाँ से ये सारी चीजें शुरू हुई थी, तो साइंस हमें बताती है कि एक ऐसा पॉइंट था जिसमें इनफिनाइट डेंसिटी मौजूद थी और उसका वॉल्यूम 0 था। इस बिग बैंग की थ्योरी से हमें पता चलता है कि शुरुआत में ये पूरा यूनिवर्स एक जगह पर मौजूद था, जिसे टिनी बॉल नाम दिया गया, यानी कि एक सिंगुलर एटम जिसमें इनफिनाइट टेम्परेचर और इनफिनाइट डेंसिटी मौजूद थी। बिग बैंग के वक्त ये बॉल फटी और इससे बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ। बताया जाता है कि बिग बैंग का यह वाकया आज से तकरीबन 13.7 बिलियन साल पहले पेश आया था और यहाँ तक कि आज भी ये बढ़ता जा रहा है। यानी कि आज भी जो हमारा यूनिवर्स है, ये जो कायनात है, वो आज भी फैलती जा रही है। और जैसे कि आपको पता है कि एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकती है और एनर्जी भी मैटर में कन्वर्ट हुई और कुछ वक्त बाद ये एक्सपेंशन कम हो गया। बिग बैंग होने के सिर्फ 3 मिनट के अंदर ही पहला एटम बना और तकरीबन 3 लाख साल बाद टेम्परेचर 4500 केल्विन तक नीचे गिर गया। साइंस हमें बताती है कि जब ये बिग बैंग हुआ था उस वक्त 1 सेकंड के बाद अगर 1 सेकंड के ट्रिलियन हिस्से भी कर दिए जाएं और उसमें जरा सा भी डिस्टरबेंस आता तो हमारी ये कायनात कभी भी वजूद में ना आ पाती। क्या आपको लग रहा है कि हमारा आना, इस कायनात का बनना एक इत्तेफाक हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और इसी चीज के बाद से ये माना जाता है कि ये कायनात हमेशा से मौजूद नहीं थी। और इसी चीज के बाद ये जो माना जाता था कि ये कायनात हमेशा से मौजूद थी, ये थ्योरी भी खत्म कर दी गई और बिग बैंग थ्योरी स्टैब्लिश हो गई। और इससे पता चला कि ये कायनात और ये इंसान जो पैदा हुए हैं, ये हमेशा से मौजूद नहीं थे। और साइंस ने हमें बताया कि ये क्रिएशन हुई है, ये कायनात हमेशा से वजूद में नहीं थी, ये वजूद में आई है। अब आइए इस चीज पर बात करते हैं कि इस कायनात का, इस पूरी क्रिएशन का कोई क्रिएटर है या नहीं है। आप इस बात पर ध्यान दें कि मैथमेटिकली ये प्रूफ हो चुका है कि कोई भी चीज एक ऑर्गेनाइज तरीके से चल रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई ब्रेन जरूर होगा। जैसे कि हमारी अर्थ सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, ये एक ऑर्गेनाइज तरीका है। फिजिक्स का दूसरा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहती है या फिर इंक्रीज होती है। आप इसे इस तरह से समझें कि अगर कहीं पर किसी जगह पर धमाका हो जाए तो उस जगह पर मौजूद जितनी भी चीजें हैं वो इधर उधर बिखर जाएंगी और फिर इसके बाद दुनिया का कोई भी धमाका उन सारी चीजों को फिर से पहले जैसी हालत में अरेंज नहीं कर सकता जिस हालत में वो पहले मौजूद थी। और इसी चीज को एंट्रोपी कहते हैं। हाँ, लेकिन धमाके के बाद उन सारी चीजों को एक साथ लाया जा सकता है अगर उसमें एफर्ट लगाया जाए, उसमें दिमाग लगाया जाए। उस बिल्डिंग को दोबारा तामीर किया जा सकता है जो धमाके के बाद इधर उधर फैल चुकी थी। अब आप ध्यान दें कि अगर इन सारी चीजों को वापस लाया जाएगा तो इसमें एक दिमाग लगेगा। यानी कि नतीजा ये निकल कर आता है कि ऑर्डर बनाने के लिए ब्रेन चाहिए होता है और डिसऑर्डर बनाने के लिए कोई भी ब्रेन की जरूरत नहीं होती। और अगर डिसऑर्डर को फिर से ऑर्डर में चेंज करना हो तो उसमें भी एक दिमाग की जरूरत पड़ेगी। और अब आप सोचें जरा कि ये कौन सा डिसऑर्डर है, ये कौन सा बिग बैंग है, कितना बड़ा धमाका हुआ और फिर इसके बाद इतना बड़ा ऑर्डर आ गया। हमारी इस दुनिया में 2 मिलियन से ज्यादा स्पीशीज मौजूद हैं सिर्फ हमारी इस दुनिया में। अगर आप एक स्पीशीज पर भी रिसर्च करना शुरू करेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, उसमें इतनी क्वालिटीज मौजूद हैं। यानी कि ये बात निकल कर आई कि एक्सप्लोजन के बाद, इस धमाके के बाद जो ये सारी चीजें फिर से ऑर्डर में आई हैं, उनके पीछे कोई ना कोई जरूर मौजूद था, उनको ऑर्डर में लाने वाला कोई ना कोई जरूर मौजूद था। किसी के बगैर ये चीज ऑर्डर में आ ही नहीं सकती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि हम आज इस दुनिया में जी रहे हैं। फ्रेड हॉयल जो कि एक इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर था और एक फिलोसफर था,
उन्होंने कहा कि इंसान का बन जाना खुद ब खुद वो इसी तरीके का फिनोमिना है कि जैसे कि कोई शख्स ये कहे कि तूफान आया, आप टोर्नेडो मान सकते हैं, और वह टोर्नेडो चला और उसने कूड़े कबाड़ का मटेरियल उठाया और उससे एक बोइंग 747 तैयार कर दिया। ये चीज़ दुनिया का कोई पागल और बेवकूफ़ इंसान भी मानने को तैयार नहीं होगा। और वो कहते हैं कि इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंसान है, और कहा जाए कि इंसान बिना किसी के बने बन गया तो ये बेवकूफ़ी होगी। लेकिन अब यहाँ पर सवाल आता है कि हमारी बॉडी जो इतनी कॉम्प्लेक्स है, जो किसी के बनाए बगैर नहीं बन सकती, तो उसे बनाने वाला कितना कॉम्प्लेक्स होगा। रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं कि इंसान जो इतना कॉम्प्लेक्स है, जो किसी के बनाए बगैर नहीं बन सकता, तो उसे बनाने वाला क्रिएटर का भी कोई क्रिएटर होना चाहिए। लेकिन अब इस बात का जवाब इस तरीके से दिया जाएगा कि अगर किसी क्रिएटर ने हमें बनाने वाले क्रिएटर को बनाया है तो वो हमारे क्रिएटर से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, यानी कि फिर उसको भी बनाने वाला कोई ना कोई ज़रूर मौजूद होगा। और अब आप इसे क़यामत तक ऐसे ही लगे रहें, ये इक्वेशन कभी भी खत्म नहीं होगी, ये ऐसे ही चलती रहेगी जब तक कि कोई ऐसा क्रिएटर ना मिले जिसे किसी ने भी ना बनाया हो। और वही तो है लम यलिद वलम यूलद। इसकी डेफिनेशन सूरह इखलास में मौजूद है। ये डेफिनेशन आपको मैथ समझा सकती है, फिजिक्स समझा सकती है। असली मतलब ये निकलता है कि ना ही वो किसी और से निकला हुआ है और ना ही कोई उससे निकला हुआ है, वो हमेशा से मौजूद था। हदीस है 3276 जिसमें अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब तुम्हारे पास शैतान आता है तो वो तुमसे सवाल करता है कि इन पहाड़ों को किसने बनाया, तो तुम जवाब में कहते हो कि अल्लाह ने। फिर वो सवाल करता है कि इन दरख्तों को किसने बनाया, तो तुम जवाब देते हो अल्लाह ने। और आखिर में वो सवाल पूछता है कि फिर अल्लाह को किसने बनाया, तो इस पर तुम्हें कहना है कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और जब बाद में अल्लाह ताला ने हम इंसानों को ये मैथमेटिकल इक्वेशन, साइंटिफिक डिस्कवरीज और यूनिवर्सल ट्रुथ दरियाफ्त करवाए, तो अब हम इस बड़े आसान तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हु इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस क्रिएशन। और अगर आप ये देखें कि इतनी कॉम्प्लेक्स दुनिया का एक क्रिएटर कितना कॉम्प्लेक्स होगा, तो उसे बनाने वाला क्रिएटर कितना कॉम्प्लेक्स होगा, तो ये सिलसिला कभी भी खत्म नहीं होगा और यूं ही चलता रहेगा कि जब तक वो एक ऐसे क्रिएटर पर जाकर ना रुक जाए जिसे बनाने वाला कोई भी ना हो। और अब आप कहेंगे कि मैं ये क्यों मानूं, तो ये आपको इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि दूसरी तरफ जो इक्वेशन मौजूद है, जो फिजिकली हम मौजूद हैं, जो कि हम एक क्रिएशन है, हम इंसान, ये दरख्त, ये पेड़ पौधे, ये दुनिया, ये सब एक क्रिएशन है। तो इसका मतलब अगर ये क्रिएशन है तो इसे बनाने वाला कोई ना कोई क्रिएटर भी मौजूद होगा। इस तरह इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये पूरी कायनात हमेशा से मौजूद नहीं थी और ये एक क्रिएशन है, और अगर ये क्रिएशन है तो इसे बनाने वाला क्रिएटर भी मौजूद है, और वही है अल्लाह। अगर आपको ये पूरी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप फिर से इस वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आएगी और एथीस्ट को उनका जवाब मिल गया होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।